सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा नाज़रीन, अभी जो हमारी सिचुएशन है अजीबो गरीब सी कैफियत है। क्या है जी कि पार्लिमानी निज़ाम और सदारती निज़ाम के हवाले से बड़ी ज़ोरों शोर से एक बहस छिड़ी हुई है। सोशल मीडिया आप कहीं भी देख लें, फेसबुक पे आप कोई पेज देख लें, किसी की ट्वीट देख लें, आपको बड़े ट्रेंड नज़र आ रहे हैं जी सदारती निज़ाम बेहतर है या फिर पार्लिमानी निज़ाम बेहतर है, आखिर जमहूरियत होती क्या है। मैं तो आज तक बहुत से लोगों से पूछती जमहूरियत क्या होती है। अब जरा गौर से सुनिएगा, मैं आपसे पूछ रही हूँ नाजरीन, जमहूरियत में जो जमहूर है, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उस जमहूर का मतलब होता है अवाम। अवाम कौन है? आप हैं। अवाम कौन है? डॉक्टर फिजा है। अवाम कौन है? मेरे पैनल पे इस टाइम पे जो कुरतुलैन है वो अवाम है। अवाम हम सब हैं। अवाम वो है जो वोट देती है। अवाम वो है जो इलेक्ट करके ऐसे हुक्मरानों को सामने लेकर आती है। अवाम वो है जो इनको ऐवानों तक पहुंचाती है। अवाम वो है जिनके बगैर, मार्क माय वर्ड्स, ये सियासतदान कुछ भी नहीं है, दे आर जीरो। ये अवाम है जो इनको वोट देती है, एतमाद का वोट देती है, बड़ी नीयत के साथ, बड़े इरादों के साथ, बड़ी एक्सपेक्टेशंस के साथ, बड़ी तवक्कुआत के साथ कि जाएंगे ऐवानों में हमारी बात करेंगे, खा ये MNA बन के जाएं, खा ये MPA बन के जाएं, यानी सूबाई सतह पे अगर इलेक्ट होते हैं, किसी सूबाई असम्बली में जाते हैं तो ये बात करेंगे। अगर ये मेंबर नेशनल असम्बली बन के जाते हैं तो ये वहां जाके बात करेंगे, अवाम के लिए लेजिस्लेशन, कानून साजी करेंगे, पाकिस्तान के लिए बेहतर से बेहतरीन आइडियाज लेकर आएंगे। लेकिन जरा दिल पे हाथ रखिएगा मेरी तरह और मुझे बताइएगा कि ये सब कुछ तो होता है, जाते हैं आप, उनको वोट भी देते हैं, एतमाद भी करते हैं, आपके इरादे भी हैं, आपकी नीयत भी है, आपकी एक्सपेक्टेशंस भी है, लेकिन क्या ये आपकी एक्सपेक्टेशंस पे 100 में से 50 नंबर भी आप देंगे पूरे उतरते हैं? बिल्कुल नहीं उतरते, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि ऐवान मछली मंडी बना होता है। ऐवान में बहस हो रही है जी। बहस किस बात पे हो रही है? आपकी तालीम के हवाले से बात नहीं हो रही, आपकी सेहत के हवाले से बात नहीं हो रही, पाकिस्तान में किसी बड़े आइडिया के हवाले से बात नहीं हो रही है। ऐवान में बात हो रही है कि तुम पे कीचड़ उछाला जा रहा है, मैं तुम पे वार करूंगा, तुम जवाबी वार मुझ पे करो, मैं तुम पे इल्जामात की बुछाड़ करूंगा, तुम दो तेज नश्तर तनकीद के मेरे पे बरसाओ। जाती हमले हो रहे हैं एक दूसरे पर, जातियात पर उतरे हुए हैं, या फिर अपने अपने जो बड़े बड़े इनके बड़े लीडरान हैं, जारी बात है बड़ी शख्सियात हैं, बड़ी शख्सियात हैं, उनका दिफा करने के लिए आगे जो है ना बैठे हुए हैं। क्या ये अपने जो बड़े बड़े लीडर्स हैं इनके, या इनके जो पार्टी के सरबराह हैं, या फिर जिन्होंने करप्शन की दास्तानें रकम की हुई हैं, क्या ये उनका दिफा करने के लिए पार्लियामेंट में जाते हैं? और तो और अक्सर हम देखते हैं कि कोरम पूरा नहीं हुआ, अटेंडेंस ही पूरी नहीं हुई। मुझे याद है नहीं, बचपन में हम सब स्कूल जाते हुए थोड़ा सा घबराते थे अर्ली क्लासेस में। वैसे मैं थोड़ी एक्सेप्शनल केस थी कि मुझे बड़ा शौक था, मैं बड़े टाइम पर उठती थी और मुझे स्कूल जाने का बड़ा शौक होता था। बहुत से बच्चे होते थे स्कूल नहीं जाते थे, मेरी छोटी बहन स्कूल नहीं जाती थी टाइम पे, वो उठती नहीं थी, अम्मा को उठाना पड़ता था बार बार, पहले बड़े प्यार से उठाती थी, फिर प्यार से, फिर जरा डांट के जब उठाती थी तो फिर उसको उठना पड़ता था, स्कूल जाना पड़ता था। मुझे लगता है कि सब बच्चे हैं ये, कि इनको शायद इनके घर में अम्मा तो नहीं उठाती होंगी, इतने बड़े बड़े बाल सफ़ेद किए हुए, कुछ के तो बाल ही झड़ के सियासत करते करते और अवाम को पागल बनाते बनाते। तो मेरा नहीं ख्याल कि सफ़ेद बालों के साथ या झड़े हुए बालों के साथ इनकी अम्मा जिनको उठाती होंगी, इनकी बेगमात कहती होंगी, बच्चे कहते हो कि अब्बा जी चले जाएं आप ऐवान में, आपको वोट मिला हुआ है, लेकिन फिर भी नहीं जाते। मर्जी है ना, बादशाहत है, दिल चाहेगा तो ऐवान में जाएंगे, अगर जाएंगे भी तो करना क्या वहां जाके बताएं? गप्पे मारनी, इधर उधर की बातें करनी है, बावलियां, और इधर उधर की बातें करके एक दूसरे पे इल्जामात की बुछाड़ करके एक दूसरे को गंदा गंदा करके घर चले जाना, बस ये तो काम था ऐवान में जाने के लिए। अब मुझे तकलीफ किस बात पर होती है? तकलीफ इस बात पर होती है कि जब भी कोई इस सिस्टम को ठीक करने की बात करता है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी कि कौन ठीक करने की बात करे, तमाम लोग अच्छी तरह से समझते हैं, कोई जरा सा भी बीड़ा उठाता है ना इस चीज का कि चलें सिस्टम को ठीक किया जाएगा, तो उस पर तनकीद शुरू हो जाती है, उस पर इल्जामात की बुछाड़ शुरू हो जाती है। अब मैं छोटी सी आपको एग्जांपल दूंगी, मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई सियासी पार्टी है जो पाकिस्तान को ठीक करने की बात करिए, या मैं किसी मखसूस शख्सियत का नाम नहीं लूंगी, हम इदारों की बात कर लेते हैं। इदारे अदलिया के बारे में जब आप बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट, जब मैं आपके सामने कहूंगी सुप्रीम कोर्ट, नाजरीन आपके ज़हन में क्या आएगा? सुप्रीम का मतलब क्या होता है? गूगल इट। सुप्रीम का मतलब क्या होता है कि सुप्रीम है वो इदारा। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट है, हमारी अदालत है, जहाँ से फैसला आएगा तो हमें एहतराम करना है, मिनुअन उस फैसले को कबूल भी करना है। अच्छा फिर क्या करते हैं? इतने स्मार्ट हैं, इतने होशियार हैं, और नेगेटिव वाले स्मार्ट हैं, जिनको मैं चालाक कहूँगी, क्लेवर कहूँगी, कि क्या करते हैं? इधर से कहेंगे कि जी हम तो अदलिया का एहतराम करते हैं, हम तो दिल से एहतराम करते हैं, साथ ही साथ अब अदालत के खिलाफ पूरा एजेंडा लेकर सड़कों पर आ जाते हैं।
पूरी मुहिम चलाते हैं, अदलिया मुखालिफ मुहिम, और आप जल्द से जुलूस रैलियां निकालेंगे और रैलियां निकालने के बाद जो आपका एक जम्मे गफ़ीर होगा, जो इतना सा होगा, आप उसको जम्मे गफ़ीर कहते हैं। दर हकीकत वो इतना सा होता है कि थोड़े से चंद लोग जो थोड़ी बहुत आपकी थोड़ी बहुत इज्जत करते हैं, या जो बेचारे इतना शऊर नहीं रखते, वो आ जाते हैं आपको सुनने के लिए, आपकी बातें सुनने के लिए, या आप लोग बिरयानियाँ शहर में कुछ ना कुछ बांट देते हैं तो वो आ जाते हैं। उनके सामने आप अदालत के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, आप जजेस के खिलाफ बातें करते हैं, उनको उकसाते हैं अदलिया के बारे में, सिस्टम के बारे में कि हमारा अदालती निज़ाम ठीक नहीं। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि आपके हक़ में फ़ैसला नहीं दे रहा। ठीक इसलिए नहीं है कि आपकी करप्शन को बेनकाब कर रहे हैं, ठीक इसलिए नहीं है कि वो आपकी जो करतूतें हैं उसको सबके सामने ला रहे हैं एक अच्छा खरा और सही फैसला सुनाकर। अदलिया के खिलाफ आप कैंपेन चलाते हैं, आपको जजेस सर मत्थे से दुखते हैं। जितने भी ऑनेस्ट जजेस होंगे, बाइज्जत होंगे, बाकिरदार होंगे, अच्छी नीयत वाले होंगे, अच्छे फैसले करने वाले होंगे, अपनी कुर्सी के साथ लॉयल होंगे, ऑनेस्ट होंगे, ईमानदार होंगे, वो आपको सर मत्थे से दुखते हैं। अब मैं क्या कह सकती हूँ, रियासती इदारों पर आ जाते हैं। रियासती इदारे हैं जी, फ़ौज आपको सर मत्थे से दुखती है, आपकी आंखों को चुभती है। फ़ौज के खिलाफ ये जो सोशल मीडिया पे कैंपेन हो रही होती है, मैं अलग कहती हूँ, मैं किसी से नहीं डरती। वो कैंपेन कहाँ से आ रही होती है आपको भी पता है कि जो फौज के खिलाफ एक बाकायदा सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स आ रहे होते हैं, कौन सपोर्ट कर रहा होता है? कोई पागल नहीं है, सबको पता है कि वो कैंपेन्स कौन बैठ के चला रहा होता है। फौज के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ आप लोग लोगों के ज़हनों में जहर भरने की कोशिश करते हैं। एहतसाबी इदारे आपको बुरे लगते हैं, नैब अच्छा लगता है आप लोगों को? सियासतदानों से मैं मुखातिब हूँ, किसी को नैब नहीं पसंद। नैब के चेयरमैन आपको अपनी ज़िंदगी के विलन लगते हैं, आपको शायद ख्वाबों में भी वो नज़र आते होंगे। अरे करप्शन नहीं करनी थी ना, जब करप्शन की है तो फिर भुगतें, नताइज को भुगतें। करप्शन करते हुए आप लोगों को कोई खौफ ना आया, कोई डर नहीं लगा। सबसे बड़ा डर तो अल्लाह ताला का होता है ना। सबसे बड़ा डर बतौर मुसलमान हमारा एक एतकाद है कि इस दुनिया के बाद एक ज़िंदगी शुरू होगी। सबसे बड़ा एतकाद है हमारा कि कब्र में हमें हिसाब देना है, हमें आखिरत में जाना है। जन्नत दोज़ख का कॉन्सेप्ट है हमारे मज़हब में। मैं एक मुसलमान हूँ, मैं आपसे बतौर मुसलमान पूछती हूँ, जितने भी हमारे सियासतदान हैं, आप अल्लाह ताला से नहीं डरते करप्शन करते हुए? कभी आपको कोई नहीं देख रहा तो अल्लाह ताला तो देख रहे हैं ना, आप नहीं डरते, फिर अल्लाह के बंदों से क्यों डरते हैं? अल्लाह के बंदों से बिना डरें। फिर आप लोग इस तरह, आप लोगों के पसीने छूट रहे होते हैं, ब्लड प्रेशर आपका हाई हो रहा होता है, कभी लो हो रहा होता है, दिल की धड़कनें तेज़ हो रही होती है, आपके चेहरे पे नज़र आ रही होती है आपकी बेबसी, आपकी परेशानी, आपकी बेचैनी। जब आप बातें करते हैं, आपका क्या ख्याल है कोई नफ्सियात नहीं समझता? बहुत से लोग हैं वो नफ्सियात समझते हैं। आपने आधी अवाम को तो साइकेट्रिस्ट बना दिया है, साइकोलॉजिस्ट बना दिया है कि आपके चेहरे के तासुरात और एक्सप्रेशन देख के हम अंदाज़ा लगा रहे होते हैं किस टाइम पे आपके अंदर क्या चल रहा है, कितनी बेबसी की कैफियत है, क्या परेशानी अपने बताए चले जा रहे होते हैं, बताए चले जा रहे होते हैं, और नजर आ रहा होता है कि इस टाइम पे सिस्टम को खतरा नहीं है, आपको खतरा है। आप लोग परेशान हैं कि हमारी करतूतें एक्सपोज होने वाली हैं, तभी आपको नैब के चेयरमैन अच्छे नहीं लगते, FIA आपको अच्छा नहीं लगता, आपको कोई वो इदारा अच्छा नहीं लगता जो आपसे पूछेगा कि भाई साहब करप्शन क्यों की थी, कहाँ से की थी, किसके कहने पे की थी, कौन कौन तुम्हारे साथ इन्वॉल्व था। आपको ऐसी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी जो आपसे पूछेगी, क्योंकि बेसिकली आप लोग बादशाह हैं। अब बादशाह से भी कोई पूछ सकता है कि आपने सब कुछ कैसे किया था। अच्छा जी, हमारे क्लिप्स है, कुरतुलैन क्लिप्स को ज़रा रेडी कीजिएगा। हमारा पहला जो क्लिप है चेयरमैन नैब का ही है, और मैंने उनका नाम रखा है शहजादे। जो सही मायने में शहजादा होता है ना, वो है जी हमारे चेयरमैन नैब। उन्होंने कितनी दबंग तकरीर की, वो बारहा इन लोगों को जवाब देते हैं, और बारहा वो एक ही बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंस के साथ, उनके चेहरे पे कॉन्फिडेंस होता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस होता है, उनकी बातों में कॉन्फिडेंस होता है। जब वो आते हैं तो कहते हैं ना, आ गया और छा गया, तो यहाँ पे भी आए और छा गए। कुरतुलैन ये पहला क्लिप चलाइएगा। आपने देखा कि क्या ये गुफ्तगू कर रहे थे चेयरमैन नैब साहब, उन्होंने क्या कहा है कि जी तमाम जो फैसले हैं वो मेरिट पर होंगे, पहली ऑप्शन। बड़ी गहरी बात की, मेरे दिल की बात की इन्होंने चेयरमैन नैब साहब आपने, कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि अरे हमने मरियम नवाज़ को, उसके अब्बा जी को, इन तमाम लोगों को, हमने शहबाज शरीफ साहब को, हमने बिलावल को, हमने उसके वालिद मोहतरम को जेल भेज के क्या करना है? अरे ये जेल में रहें या अपने महलों में, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? पाकिस्तान में रहें या पाकिस्तान से बाहर रहें, हमें क्या फ़र्क पड़ता? हम तो चाहते हैं कभी सियासत में लोग दोबारा आए ना। पाकिस्तान के जितना खेला था बस उतना ही काफ़ी है। अल्लाह हमारे मुल्क को महफूज रखे इन तमाम सियासतदानों से, इस तरह के सियासतदानों से जिन्होंने सिर्फ अपनी जेबें गर्म की और कुछ नहीं किया, आवाम के लिए कुछ नहीं किया, तालीमी सतह पर कुछ नहीं किया, सेहत के मैदान में कुछ नहीं किया, पाकिस्तान को करप्ट तरीन मुल्क बना दिया। इन लोगों की करतूतें हैं ना कि हमें करप्ट कहा जाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में हम लोग तरक्की करते हैं और किसी चीज़ में हम तरक्की करें ना करें, यानी करप्शन में हमारा नंबर बेहतर होता चला जा रहा है, रैंकिंग बेहतर होती चली जा रही है। नेगेटिव वे में मैं बात कर रही हूँ। इन लोगों ने पाकिस्तान को तालीम के मैदान में तो बेहतर ना किया। कोई भी आप देखें, सर्वे करके देख लें कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारी कोई भी यूनिवर्सिटी
उस एक मखसूस लिमिट में आप बताएं फॉल करती होगी? कभी भी नहीं करती होगी। हॉस्पिटल्स की हमारे यहाँ ये सूरत हाल है कि लोग खुद अपने छींक जुकाम और नज़ले का इलाज नहीं करवाते। घुटने में दर्द होता है, यूरिक एसिड बढ़ता है, कमर में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है, नाखून में दर्द होता है, तो ये बाहर चले जाते हैं। यानी इनको खुद पता कि यहाँ पे हमने कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया, इनको खुद पता कि हमारा सेहत का जो मैदान है वो कितना ज़्यादा ख़राब है और किस तरह की सिचुएशन में है कि यहाँ पे ना कोई हमें अच्छा इलाज मिलेगा। अद्वियात आधी से ज़्यादा आपको जाली नज़र आएंगी। अद्वियात आपको पता है महंगी दामों आपको मिलेंगी और वो भी असली होंगी, ये भी बहुत बड़ी बात है। पता नहीं नेमत है कि अगर आपको असल अद्वियात मुहैया हो जाएंगे भी नहीं पता चलता कि असल हैं ये जाली अद्वियात हैं। इनको खुद अपने सिस्टम पर यकीन नहीं है ना, क्योंकि ये खुद गवाही देते हैं इस बात की। सिस्टम पर यकीन ना करके जो अदम एतमाद की फ़ज़ा इनको हम देखते हैं, ये जो प्रैक्टिकली करते हैं वहाँ से पता चलता है ये जो अदम एतमाद है बेसिकली इनको खुद पता है ना कि हम सिस्टम में रहें और सिस्टम तो बड़ा ख़राब है, तो इस ख़राब सिस्टम में रह के हम दवाइयाँ अपने बच्चों को कैसे खिला दें। यहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ लेंगे, इनको तो खुद पता है कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो इतना बेहतर है ही नहीं, तो चेंज क्यों नहीं किया था ना। पहला सवाल ये। मुझे जो चीज़ अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि हम आपको ऑप्शन देते हैं ना, पैसा वापस कर दें, तो दैट्स द बेस्ट सोल्यूशन। आप इनको ऑप्शन दें। अगर इसको आप एनोरो कहते हैं, ये एनोरो समझ लें, आप इसको डील कहते हैं तो डील समझ लें। डील हमारे मुल्क के लिए अच्छी होगी। मैं आवाम से सवाल पूछती हूँ, क्या गलत ऐसी डील में? ऐसी डील, ऐसा एनोरो जो हमारा ही लूटा हुआ पैसा हमें वापस मिल जाएगा, जिल्लत इनको अलग मिलेगी। जब हमारा पैसा हमें वापस करेंगे, मुझे बताएं क्या ये जलील नहीं होंगे? पहले तो नेगेटिव जो उन्होंने अपना माइंड यूज़ किया उस पैसे को जमा करने के लिए गलत तरीके से, वो इनका टाइम का ज़िया हुआ, इनकी मेहनत ज़ाया हुई। उसके बाद वो पैसा भी इनके हाथ ना आया, वो पैसा भी जिनका लूटा हुआ था, मेरा आपका हमारा, वो वापस करना पड़ा। उसके बाद फिर जिल्लत अलग उठाई। ख़ानदान है ना इनका, इनकी भी तो बेटियों के ससुराल होते होंगे, इनके भी रिश्तेदार होंगे, इनको ताने मारेंगे। ये हमारा पंजाब का कल्चर तो इसी तरह का है कि कुछ आप गलत करके चले जाएं तो फिर लोग तो आपका जीना हराम कर देंगे, आपका जीना मुहाल कर देंगे। क्या इतनी बड़ी जलालत इनके लिए काफ़ी नहीं होगी? तो डील इज़ द बेस्ट ऑप्शन मेरी नज़र में। अगर इनसे ऐसी कोई डील होती है कि ये हमारा पैसा हमें वापस कर दें, उसके बाद मुल्क में रहें, नहीं रहना, सियासत छोड़े, सियासत पे एहसान होगा, चले जाएं मुल्क से बाहर, बरतानिया चले जाएं, फ्रांस चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, लेकिन हमारा पैसा हमें वापस कर दें, दैट्स द बेस्ट सोल्यूशन। साथ उन्होंने बड़ी प्यारी बात की, इससे पहले आपको अगला क्लिप दिखाऊं। उन्होंने कहा कि कोई सिफारिश का सवाल नहीं, कोई धमकी का सवाल नहीं, कोई धौंस का सवाल नहीं। यानी इस चीज़ से बड़ी क्लियर होती बातें। दरगुजर का वर्ड भी उन्होंने यूज़ किया, यानी दरगुजर के लिए भी मिन्नतें की जा रही हैं। तभी उन्होंने कहा कि कोई चक्कर नहीं है। साथ उन्होंने कहा कि कोई धौंस की बात ना करे, धमकी और सिफारिश का कोई सवाल पैदा नहीं होता। यानी सिफारिशें भी करवाई जा रही हैं अपने बड़े सोर्सेज को यूज़ करके और धमकियां भी लगाई जा रही हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई चक्कर नहीं, ना सिफारिश चलेगी ना धमकी चलेगी, हमारा लूटा हुआ पैसा वापस किया जाए। अगला क्लिप मुलाहिजा कीजिए। सदके जाऊं मैं आपके बिलावल जरदारी साहब। मैंने तो कल से प्रोग्राम में आपको बिलावल जरदारी कहना शुरू कर दिया। कोई आपको बिलावल भुट्टो कहे ना कहे, मुझे कोई इतराज नहीं, क्योंकि मैंने तो बचपन से ये सीखा कि फादर का नाम आपके साथ आता है, तो आपके नाना का नाम आपके साथ किस तरह लगा हुआ है मुझे समझ नहीं आती। मुर्तजा भुट्टो के बच्चों के आगे नाम लगे, भुट्टो साहब का सूट करता है, शाहनवाज के बच्चों के नाम लगे सूट करता है, आपके आगे आपके नाना नाम क्यों लगा हुआ है? पहला तो इतराज मुझे ये कि बिलावल भुट्टो या बिलावल जरदारी आपके फादर आपको किस काबिल नहीं लगते? वेरी सॉरी टू से, बड़ा सख्त सवाल पूछ रही हूं कि आप उनका नाम लगाना पसंद नहीं करते। एक सवाल है, ये मैं बॉल फेंकती हूं बिलावल जरदारी आपके कोर्ट में, इसका जवाब आप दीजिएगा। क्यों अपने फादर का नाम अपने साथ नहीं लगाते? वो तो बड़ी महान हस्ती है, सदर ममलकत रह चुके हैं पाकिस्तान के, बहुत ही बड़े सियासतदान, बहुत ज्यादा आइडियाज है उनके पास, बड़े ज़हीन सियासतदान, और क्या मतलब बड़ी से बड़ी बात सुन के भी कह के लगा देते हैं, हंसी में उड़ा देते हैं। उनका नाम तो आपको फखरिया तौर पर अपने साथ लगाना चाहिए, हर जगह जाके बताएं कि मैं बिलावल जरदारी हूं। बिलावल भुट्टो क्यों? ये भुट्टो कार्ड खेलना बंद करें, बहुत हो गया भुट्टो कार्ड खेलना। भुट्टो कार्ड खेलते चले आ रहे हैं और भुट्टो के नाम पे किया क्या तुम लोगों ने? कुछ भी नहीं किया, थर 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 काम पर है। सिंध की सूरत हाल जाके देख लें, सिंध के बड़े शहरों की जो सूरत हाल है वो आप तमाम लोगों के सामने है। फिर साथ क्या कह रहे हैं कि नैब गर्दी नहीं चलेगी, हमें नैब गर्दी पे इतराज है। तो मेरा सिंपल सवाल ये, शर्जील मेमन जिस पे छापा मारा था उस टाइम के फॉर्मर चीफ जस्टिस साहब ने, वो क्या कर रहा था? बीमार बना हुआ था, तो जैतून और शहद में जिन मशरूबात को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया था, फिर लेबोरेटरी वालों को भी जाहिर बात है आप जैसे लोगों ने प्रेशराइज किया होगा, उनकी क्या मजाल के वो कि जैतून और शहद नहीं है। वो कौन सी गर्दी थी बिलावल भाई साहब? इसको तो कह रहे नैब गर्दी है। वो जो आप मशरूबात को, स्पेशल किस्म के मशरूबात को जैतून और शहद में कन्वर्ट कर देते हैं, उस टाइम के फॉर्मर सी, आज भी हम बहुत इज्जत करते हैं, उनको आप झुटला देते हैं उस शख्सियत को। वो कौन सी गर्दी थी? आयान अली के मामले में वो कौन सी गर्दी थी? ये जाली अकाउंट्स के जो मामला थे वो कौन सी गर्दी है? सिंध की जो सूरत है वो कौन सी गर्दी है? और जो थर 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 काम पर है आप लोगों के वहां होते हुए, वो कौन सी गर्दी है? सिर्फ नैब गर्दियां आप लोगों को नजर आती हैं।
اگلا کلپ چلائیے گا قرۃ اللہ. کتنی پیاری بات کی ہے نا انہوں نے چیئرمین نیب نے, اور لٹرلی میرے پاس الفاظ نہیں, اسپیچ لیس. میں ان کی باتیں سن کے لٹرلی پریشان تھی کہ کتنی پیاری بات انہوں نے کی. بات ہی ختم کر دی. کہتے ہیں بات ہی ختم کر دینا کہ ڈرو اس دن سے جب مہلت ختم ہو جائے گی, یعنی جب آپ قبر میں جائیں گے. آپ یہاں پہ امال ہیں, یہ تو چھوٹی سی زندگی ہے, ٹیمپریری لائف ہے. اس میں آپ لوگ اس طرح یہ جو ڈاکو کریسی کیے چلے جا رہے ہیں, ڈیموکریسی کو میں نے کل کہ ڈاکو کریسی بنی ہوئی ہے جس کو آپ جمہوریت 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 کہتے ہیں. احتساب سے ڈریں, وقت ہے ابھی بھی اپنی غلطی مان لیں, اپنا گناہ مان لیں, اعتراف جرم کر لیں, شاید تھوڑی بہت عزت ہے آپ کی بچ جائے. لیکن سر مجھے عجیب سے ایک بات کہنی پڑے گی, اور بہت سے لوگوں سے میں پہلے سے معذرت کھاؤں کہ بہت سے لوگ بات کو نہیں سمجھتے. ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں, کچھ لوگ کہ وہ بات نہیں سمجھتے, وہ صرف ایک بات پکڑتے ہیں, اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, اس کا بیک گراؤنڈ نہیں دیکھتے. یہ صاحب جو ہیں یہ مولانا نہیں ہیں, انہوں نے کوئی یہ مولانا نہیں ہے, انہوں نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی, ان کا حلیہ ایسا نہیں, بڑے ماڈرن سے انسان لگ رہے ہیں. اسی طرح میں بہت ہی ماڈرن گیٹ اپ میں آپ کو نظر آ رہی ہوں, میں نے بال اپنے اسٹریکس کروائے ہوئے ہیں, میں پورا فیشنیبل گیٹ اپ میں بیٹھی ہوں. تو میں بات ہی کرنا چاہ رہی ہوں کہ اگر میں نے حجاب کیا ہوگا اور میں اس طرح کی کوئی مذہبی بات کروں گی تو میری بات کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوگا. حالانکہ ان کا کوئی مذہبی گیٹ اپ نہیں ہے, لیکن ایون دین انہوں نے کتنی پیاری بات کی. یہ بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کے نام کیا کہ مولانا بھی نہیں آتا. مجھے مولانا فضل الرحمان یاد آ گئے کہ نام کیا کہ مولانا آتا ہے, داڑھی رکھی ہوئی ہے, مولانا نام کو کیش کروا رہے ہیں. یہ باتیں تو مولانا فضل الرحمان آپ کو کرنی چاہیے تھی, جو یہ جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں یہ باتیں تو آپ کو کرنی چاہیے تھی کہ آخرت آپ ان کو یاد کروائے, کیونکہ آپ نے مذہب زیادہ پڑھا ہوا ہے. ہم لوگ گناہ گار لوگ ہیں, ہم نے اتنا مذہب شاید نہیں پڑھا ہوگا, لیکن جب یہ شخص لوگوں کو بتا رہا ہے کہ آخرت سے ڈرو, جب یہ شخص قبر کے عذاب سے لوگوں کو رہا ہے, کتنی پیاری باتیں کر رہے ہیں اپنی زندگی کے ساتھ. آج یہ نیب کے چیئرمین نے بڑا صحیح انصاف کیا, اتنی پیاری بات, ان کی ساری زندگی ایک طرف, اور یہ ایک پریس کانفرنس ایک طرف سے انہوں نے بتایا لوگوں کو کہ زندگی کے بعد بھی زندگی ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب آپ تو مولانا ہے نا, یہ باتیں تو آپ کو کرنی چاہیے, آپ کو سوٹ کرتی. لیکن سوری ٹو سے آپ ایسے ڈاکوؤں کے ساتھ, ایسے چوروں کے ساتھ, ایسے لٹیروں کے ساتھ خفیہ, اور اب خفیہ بھی نہیں علن ملاقاتیں کرتے پھرتے ہیں کیونکہ آپ کرسی بچانا چاہتے ہیں. آپ کو بس یہ ہے کہ مجھے کرسی نہیں ملی, مجھے تو اپوزیشن کے لیے اسٹول بھی نہیں ملا, اب میں کیا کہوں مولانا صاحب. اور مولانا صاحب کے بہت سے سپورٹرز ہیں جو آ جائیں گے سوشل میڈیا پہ, اب گھیر لیں گے مجھے, لیکن میں نہیں ڈرتی. میں نے سچی بات کہہ دی کیونکہ میں بھی اس کرسی پہ بیٹھنے کا حق ادا کرتی ہوں, بڑی سچی اور کھری بات کرتی ہوں, بغیر کسی سے ڈرے, بغیر گھبرائے. اگلا کلپ ذرا چلائیے گا قرۃ اللہ. پہلی بات تو بلاول بھائی صاحب میں آپ کو کلیئر کر دوں, آپ لوگ کیوں عوام کو گمراہ کرتے ہیں کہ نیب آپ چاہے نام چینج کر دیں ایک چیز کا. فار ایگزامپل میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ میرے ہاتھ میں ایک گلاس ہے, اس میں پانی ہے, اس کو میں پانی کہہ دوں یا واٹر کہہ دوں یا H2O کہہ دوں, سائنٹیفک جس کا نام ہے, فرق کیا پڑتا ہے؟ یہ پانی ہے نا, اس کا ڈفرینٹ نام آپ لے لیں, انگریزی میں لے لیں, اردو میں لے لیں, فارسی میں لے لیں, عربی میں لے لیں, کسی بھی زبان میں لے لیں, ٹرکش میں لے لیں, یہ پانی ہے, پانی ہے, پانی ہے. کام اس کا کیا؟ یہ پانی ہے. اب سمپل سی بات ہے کہ جو نیب کا ادارہ ہے, نام مشرف صاحب نے نیب کر دیا ہوگا, کنٹینیوشن ہوگی. اس سے پہلے وہ احتساب بیورو تھا, احتساب سیل تھا, وہ بنایا تھا آپ کے ابا جی کو بڑے آج کل جو پسند ہے, آپ کے وہ جو ایک انکل ہی کہہ دو, سیاسی انکل نواز شریف صاحب, جو آپ کی والدہ کے بارے میں نہ جانے کیا کیا کچھ کہتے رہے, لیکن سیاست بھی دیکھیں کیا چیز ہے کہ آج آپ کو وہ اچھے لگتے ہیں. نواز شریف صاحب نے جب 97 میں وہ آئے تھے جی دوسری بار وزیر اعظم بن کے, کیونکہ پہلی دفعہ 1990 میں آئے تھے اور 97 میں وہ آئے تھے, آپ کی والدہ کو ہی انہوں نے ریپلیس کیا تھا کیونکہ آپ کی والدہ 93 میں آئی تھی. 97 جب آئے تھے تو سیف الرحمان صاحب وہ تھے جی اس کے ہیڈ, اس سیل کے, اس بیورو کے, جو بھی کہہ لیں آپ اس کو. ہوتا کیا تھا وہاں پہ؟ احتساب ہوتا تھا. کن لوگوں کا؟ جب کو سر متھے سے دکھتے تھے. ایکچولی آپ لوگوں نے بنیادیں رکھی تھیں اور مشرف صاحب نے اس کی کنٹینیوشن کی ہوگی, اور کنٹینیوشن کے بعد اب اس کو نیب کہہ دیں, ایکس کہہ دیں, وائی کہہ دیں, زیڈ کہہ دیں, اے کہہ دیں, بی کہہ دیں, سی کہہ دیں, کچھ بھی کہہ دیں. اور نیب سے آپ لوگ اس لیے ڈرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو ٹرینڈ سیٹ کیا تھا, آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ نیب یعنی آپ کا جو احتساب سیل, احتساب بیورو تھا, اسی ٹرینڈ پر چل رہا ہوگا. لیکن ابھی وقت 90s کا دور نہیں ہے, یہ بڑا آگے آ چاہتی. آپ نے کہا کہ جی نیب گردی نہیں چلے گی, اگر نیب گردی چلے گی تو ہماری معیشت نہیں چلے گی. آپ نے غلطی سے معیشت کا ورڈ بول دیا بلاول بھائی, معیشت نہیں کہنا چاہیے تھا, آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ اگر نیب کام کرتا رہے گا میرٹ پہ تو پھر آپ نے کہا ہماری معیشت نہیں چلے گی. ایکچولی آپ کی کرپشن نہیں چلے گی, آپ کے جعلی اکاؤنٹس کے معاملات نہیں چلیں گے, آپ کے الٹے سیدھے کھاتے نہیں چلیں گی, آپ کی جو جیبیں گرم ہو رہی ہیں وہ نہیں چلیں گی, اور آپ کی مرضی کے مطابق, آپ کے فائدے کے مطابق سندھ نہیں چلے گا. اگلا کلپ ذرا ملاحظہ کیجیے. بڑی پیاری آپ نے بات کی کہ کالا قانون نیب کو کیوں کہتے. تو چیئرمین نیب صاحب آج میں آپ کو اپنے دماغ کے مطابق اس کا جواب دے دیتی ہوں, تو تمام لوگوں کو سمجھ بھی آ جائے گا کہ کالا قانون کیوں کہتے ہیں. جن لوگوں کی کرتوتیں کالی ہوں, کیا میں کہہ رہی ہوں, جن لوگوں کی کرتوتیں کالی ہوں,
जिन लोगों का धन काला हो, जिन लोगों के पास पैसा काला हो, जिन लोगों की नीयत काली हो, जिन लोगों के इरादे काले हों, और तो और जिन लोगों के दिमाग में खलल हो, जिन लोगों के दिल काले हों, ऐसे लोग आपके नैब के कानून को भी तो काला कहेंगे ना। हर उस अदालत को काला कहेंगे जो उनका एहतसाब करेगा, हर उस शख्स को काला कहेंगे जो उनका एहतसाब करेगा, क्योंकि ये खुद अंदर से काले हैं, ये सर से पांव तक काले हैं, इनके इरादे पाकिस्तान को लेके काले हैं, इनकी नीयत हमारे मुल्क को लेके काली हैं, और इनके दिल में, दिमाग में पाकिस्तान के लिए जितनी भी फीलिंग्स हैं वो तमाम काली हैं, काली हैं, काली हैं। तो लिहाजा इनको दुनिया वैसी ही नजर आती है जैसे ये खुद हैं, इनको दुनिया वैसी ही नजर आती है जैसा ये खुद को देखते हैं। तो आज के बाद अगर आपके ज़हन में कभी आए चेयरमैन नैब साहब कि ये नैब को काला कानून क्यों कहते हैं, तो आप ये जवाब जरूर याद रख लीजिएगा, ये खुद काले हैं सर से पांव तक, तो लिहाजा इनको हर वो चीज़ काली लगती है जो दर हकीकत गोरी है, साफ है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अब मैं इनको सिर्फ ये कहूंगी कि अगर थोड़ी बहुत इज्जत बचानी है तो आवाम का पैसा वापस दे दें, वरना ऐसे वाकई नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजनीन जी। मोहम्मद डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रख दिया गया है और ये बहुत ही बड़ा कारनामा है। इस डैम से जो योमिया है वो 800 मेगावाट, जबकि अगर हम सालाना की बात करें एनुअल तो 2862 मेगावाट बिजली पैदा होगी। मुझे जो अच्छी चीज़ लगी जब संग बुनियाद की तकरीब हो रही थी जी, हमारा जो आला सियासी क़यादत है, हमारी अस्करी क़यादत है, तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे, अच्छे मकसद के लिए इकट्ठे हुए थे, अच्छी काविशें। सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है फॉर्मर जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं, जस्टिस साकिब निसार साहब, उनको, क्योंकि उनकी काविशें थी। बहुत से लोगों ने रोड़े भी अटकाए, बहुत से लोगों ने तनकीद भी की, बहुत से लोग नेगेटिव किरदार में, अगर मैं विलन कहूँ, विलन बन के भी सामने आ गए थे इस अच्छी सी फिल्म में। लेकिन हुआ क्या हुआ, वो जो पाकिस्तान के लिए बेहतर था, क्योंकि इरादे मैटर करते हैं, नीयतें मैटर करती हैं, अमाल का दारोमदार बेशक नीयतों पर है। ये मैं नहीं कहती, ये मेरा दीन इस्लाम, मेरा प्यारा मजहब इस्लाम कहता है कि हमारी नीयतें अच्छी हों, अमाल का दारोमदार बेशक नीयतों पर होता है। तो साकिब निसार साहब की नीयतें रंग ले आई हैं और अब ये संगे बुनियाद रख दिया गया है। और सिंपल सी बात ये है कि जिन लोगों ने रोड़े अटकाए थे, मेरा उन लोगों से सवाल है, डेफिनेटली वो लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर है कि पाकिस्तान के दुश्मन है। अब अगर पाकिस्तान में कुछ बेहतर होगा, नाजरीन सोचें, कोई कहे कि पाकिस्तान के लिए जो बेहतर हो रहा है, मुझे इस पर एतराज़ है, एतराज़ के लिए आप दलीलें भी तो दें ना, आर्गूमेंट्स दें, आर्गूमेंट्स के साथ बात करें, दलील के साथ बात करें। एतराज़ है, एतराज़ है, एतराज़ है, एतराज़ है, भाई एतराज़ है क्या, वजह बताओगे, किस बात पर एतराज है? बस कहते तो मुझे पेन नहीं पसंद, मुझे ये पेन नहीं पसंद, फिजा ने जो अंगूठी पहनी है ये अंगूठी मुझे नहीं पसंद, नहीं पसंद, नहीं पसंद। क्यों नहीं पसंद, वजह बताएं। जब वजह कुछ नहीं होगी ना, क्योंकि फिजा नहीं पसंद तो फिजा की अंगूठी भी नहीं पसंद, चाहे वो कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। बात यहाँ पे खत्म होती है कि आपको पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है। जिसको पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं होगी उसको पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले से भी मोहब्बत नहीं होगी। जिसने पाकिस्तान के लिए खुद कुछ ना किया होगा, सिर्फ अपनी जेबें गर्म की होंगी, जब कोई और करेगा तो वो आपको सर मत्थे से दुखेगा। आप कहेंगे चूंकि मैंने नहीं किया तो ये करके जो मेरी गलतियां हैं उसको मजीद एक्सपोज करेगा। लोग तो पूछेंगे ना कि तुमने क्यों नहीं किया। जब आपने नहीं किया, किसी और ने भी नहीं किया, तो आप पे तनकीद होगी, 100 में से 70 समझ लें, 75 समझ लें। लेकिन जब आपने नहीं किया और कोई और वो कर जाए जिसका काम भी नहीं था, तो सोचें फिर 100 में से 100 भी तनकीद के लिए कम नंबर है, 100 में से 101 होगी तनकीद आपके ऊपर। यानी आप पे तनकीद के जो वार हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। आपसे बेसिकली ये हजम नहीं होता कि जो थोड़े बहुत लोग आप पे तनकीद नहीं कर रहे, जो थोड़े बहुत लोग अभी भी इज्जत करें, वो थोड़े बहुत भी आ जाएंगे मैदान में, क्योंकि हमारा काम हमसे हुआ नहीं और किसी और ने कर दिया। अच्छा नाज़रीन, इससे पहले कि आपको पहला क्लिप दिखाऊं, मैं एक छोटी सी बात ये करूंगी कि ये कहते हैं कि जो डिक्टेटर है, डिक्टेटरशिप बहुत बड़ा जुल्म होता है मुल्क के साथ। जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत, नो डाउट मैं जमहूरियत की हामी हूँ, लेकिन उस जमहूरियत की जिसमें जमहूर है और जमहूर को इज्जत दी जा रही है, ये जो चला रहे हैं ना, सॉरी टू से, ये नाम की जमहूरियत है, इसमें कोई जमहूरियत नहीं है, ये बादशाहत है। ये बादशाहत करते रहे हैं इतने सालों से, डिक्टेटरशिप के ये खिलाफ हैं। लेकिन ये अब ये फॉर्मर चीफ जस्टिस साहब को कहते रहे थे आके कि आपका तो काम ही नहीं है, आप अपने केसेस देखें। जरदारी साहब, खुर्शीद शाह साहब, बड़े बड़े लोग इस तरह की बातें करते रहते कि आप अपने केसेस निपटाएं ना। इतने केसेस थे, केसेस की तादाद बताई जाती थी, आप डैम के लिए चंदा लेने क्यों जा रहे हैं? अरे शर्म इन लोगों को आती नहीं है। ताडा काम सी
ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦੇ अपना भी करन दे बाखूबी, ਤੁਹਾਡਾ भी करन दे, ਤੁਹਾਨੂੰ तो शर्म ਨਾਲ डूब मरना चाहिए है। आप शर्म से डूबने मरने के बजाय आप लोग क्या करें, आप आके फिर ढिठाई के साथ तनकीद कर रहे हैं। पहली बात, ना तो डिक्टेटर का काम था मुल्क चलाना बकौल आप लोगों के, क्योंकि आप जैसे जमहूरी लोगों को सूट करता था मुल्क चलाना, लेकिन जनरल अयूब खान साहब के दौर में 7 डैम बने थे, मंगला, सिमली, रावल, हब, तरबेला, खानपुर, इसके अलावा एक और डैम बना था, अगर सिमली डैम बना था, ठीक है। आप मुझे बताएं कि तमाम जो डैम थे ये किसने बनाए थे, जनरल अयूब खान साहब के दौर में बने थे, लेकिन वो तो डिक्टेटर था, उसका तो काम ही नहीं था। फिर ये जो फॉर्मर चीफ जस्टिस है साकिब निसार साहब, इनका भी काम नहीं था, लेकिन इन्होंने भी डैम के लिए इतनी ज़्यादा कोशिश की, इतनी ज़्यादा एफर्ट्स की। आपने कभी सोचा कि अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत इस बंदे को क्यों दी? आप लोग भी तो इज्जत कमा सकते थे, आप लोगों ने इज्जतें क्यों ना समेटी? ये है गहरा सवाल, जिसको आप अकेले में भी बैठ के सोचिएगा, भरी महफिल में भी बैठ के सोचिएगा कि आप लोगों से कोई ऐसी गलती तो नहीं हुई, या ऐसी गलतियां तो नहीं हुई कि आप लोगों को इज्जत मिलती नहीं है, आप लोगों के हाथ से ऐसा कोई काम हुआ ही नहीं कि आपकी इज्जत हो, लोग आपके बारे में बात करें, अच्छी बात करें, आपकी मौजूदगी में, आपकी गैर मौजूदगी में। ये ज़रा पहला क्लिप मुलाहिजा कीजिएगा। बड़ी प्यारी बात कि आपने फैसल वावडा से, वैसे आपकी ज़्यादातर बातें मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती, मुझे समझ नहीं आती। साहब कहती हैं नौकरियां 2 हफ्ते में नौकरियां मिलेंगी, इतनी ज़्यादा टाइम भी गुजर चुके, आपने निजी टीवी चैनल पे बैठ के इंटरव्यू दिया था, मिल गई नौकरियां, फिर समझ नहीं आई। लेकिन आज आपने बड़ी अच्छी बात की, जहाँ आप अच्छी बात करेंगे मैं आपकी तारीफ भी करूँगी कि रोड़े अटकाए गए, बहुत सी प्रॉब्लम्स, जैसे कि मैंने इंट्रो में भी बताया। लेकिन बड़ी बात कि अंदरूनी दुश्मन जो है ना वो ज़्यादा खतरनाक होता है। बाहर का तो दुश्मन है, आपको पता है, लेकिन जो दुश्मन आपके साथ बैठा है, फॉर एग्जाम्पल आपकी दोस्त की शक्ल में आपका दुश्मन है, आप उसे शेयरिंग कर रहे हैं, आपका दिल साफ है, आप उसको दोस्त समझ रहे हैं, आप उसे दिल की बातें कह रहे हैं, उससे अपने आइडियाज़ डिस्कस कर रहे हैं, अपना फ्यूचर डिस्कस कर रहे हैं, अपनी गलतियां डिस्कस कर रहे हैं, उससे मशवरे मांग रहे हैं, आपको गलत मशवरे देना शुरू कर दे, यानी आपका करीबी आपको ज़्यादा फंसा सकता है, गिरा सकता है, परेशान कर सकता है, उसकी वजह से आप गड्ढे में गिर सकते हैं। इसकी छोटी सी एग्जाम्पल मैं दूंगी कि आपके साथ एक बंदा बैठा है, आप अपनी टांग आगे करके उसको गिरा सकते हैं, चलते हुए को, वो चल के आ रहा है, आप अपनी टांग आगे करेंगे, गिरा देंगे। लेकिन आपसे कोई बहुत ज़्यादा दूर बैठे, ज़्यादा नहीं 1 किलोमीटर दूर भी बैठे, तो आप अपनी टांग आगे करके उसको नहीं गिरा सकते। अगर आप कोशिश करेंगे आपकी अपनी टांग फ्रैक्चर हो जाएगी, उसका कुछ नहीं जाएगा। लिहाजा जो करीब बैठा होता है, जिसको हम कहते हैं आस्तीन का सांप, वो ज़्यादा खतरनाक होता है। डैम की बात कर लेते हैं, जिन लोगों ने इसकी मुखालफत की थी, इंडिया की मुखालफत करना बनती है, क्योंकि इंडिया हमारा रिवायती हरीफ है, हमारा दुश्मन है। आए दिन जो पानी बंद करने की धमकियां देता है इंडिया, जाहिर बात है अगर पाकिस्तान में डैम बनेंगे तो फिर इंडिया धमकियां किसको देगा, प्रेशराइज किसको करेगा, किसको बताएगा कि हम इंडिया हैं, हम आपसे बड़े मुल्क हैं, इस तरह की बातें वो किसको करके दिखाएगा। जब हमारे यहाँ तरक्की होगी, हमारी तरक्की उस दुश्मन को कभी भी पसंद नहीं आएगी, हजम नहीं होगी, चुभेगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर के लोगों को जब ये चीज़ चुभेगी या परेशान करेगी, तो इसका मतलब है कि उनकी आवाज़ इंडिया की आवाज़ के साथ जा मिली। तो जो इंडिया वाला मौक़िफ़ रखेगा पाकिस्तान की तरक्की पे, वो पाकिस्तान का क्या होगा? जवाब आप लोग खुद सोच लें, बहुत बड़ा दुश्मन होगा, ठीक भारत की तरह। ये ज़रा अगला क्लिप मुलाहिजा कीजिए। बड़ी प्यारी बात की खान साहब, दिल जीत लिया आपने, बड़ी प्यारी बात की। आपकी अच्छी चीज़ ये है कि आप जब बात करते हैं ना, आपका चेहरा, आपके तासुरात, आपके एक्सप्रेशंस आपका साथ देते हैं। ये नहीं लगता है कि बंदा बोल कुछ रहा है और आंखें कुछ और कह रही हैं, यानी आप बड़े सच्चे लगते हैं, बड़े खरे लगते हैं। जो भी बात करते हैं ना, पता चलता है कि खान साहब के दिल में जो चल रहा है, दिमाग में जो चल रहा है, आंखों में नजर आ रहा है, एक्सप्रेशंस की फॉर्म में सच और ऑनेस्टी बाहर आ रही है, हमें नजर आ रही है। आपने बड़ी प्यारी बात की और साकिब निसार साहब को नो डाउट क्रेडिट जाता है। जिन लोगों ने तनकीद की, आज वो लोग मातम मना रहे होंगे डेफिनेटली। अब मेरा सिंपल सवाल अगेन, जो मैंने इंट्रो में भी बोला था कि जिनका काम नहीं था, जुडिशरी का काम नहीं था, उनका काम था अपने केसेस देखना, केसेस भी उन्होंने बाखूबी देखे, बड़े दबंग अपने टाइम पीरियड के वो चीफ जस्टिस साबित हुए। हिस्ट्री उनको याद रखेगी, हमेशा सैल्यूट पेश करेगी, अच्छी बात करेगी। उनका काम नहीं था, लेकिन उन्होंने काविश की, उनकी काविशें आज रंग लाई माशाल्लाह। अच्छी नीयत थी ना, नीयत अच्छी थी तो रिजल्ट भी अच्छा होना ही था। और साथ ही फिर मैं कहूँगी एक डिक्टेटर का काम भी नहीं था, लेकिन जनरल अयूब खान साहब इनको 7 डैम देकर चले गए। वारसक डैम, मंगला डैम, सिमली डैम, रावल डैम, हब डैम, खानपुर डैम और तरबेला डैम। यानी ना साकिब निसार का काम था, ना एक डिक्टेटर का काम था। तो डूब मरने का मुकाम नहीं है उन सियासतदानों के लिए जो इतने साल तक हमारे मुल्क को चिपके रहे। किया क्या?
कुछ भी नहीं। सिर्फ किया क्या कि अपनी जेबें भरी, अपने जाली अकाउंट्स भरे, अपनी जायदादें बनाई, कभी किसी मुल्क में कभी किसी मुल्क में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात, करप्शन के मामलात, फ्लैट्स पकड़े जा रहे हैं, कंपनियां पकड़ी जा रही हैं। किया क्या? कुछ भी नहीं। और तो और जब किसी और ने अच्छा करने की कोशिश की, वहां भी साढ़े पंजाबी से कहते हैं कि रज के रोला पाया, ऐ ना करियो तुसी, हमने नहीं किया तो तुम भी ना करो, ना हम करेंगे अच्छा काम, ना किसी को करने देंगे। शर्म इन लोगों को मगर नहीं आती। ये जरा अगला क्लिप मुलाहिजा कीजिए। बहुत प्यारी बात की साकिब निसार साहब ने, हमारे फॉर्मर ये चीफ जस्टिस हैं जी, उनकी काविश थी और यकीनी तौर पे उन्होंने फंड रेजिंग की और उन्होंने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को क्रेडिट दिया, उन्होंने कहा कि मैं आज उनको याद रखना नहीं भूलूंगा कि उन्होंने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया, डोनेट किया जितना पैसा था। और बड़ा मुश्किल होता है कि आपने जो मेहनत से पैसा कमाया होता है आप डोनेट करते हैं। अब डोनेट क्यों किया? पाकिस्तान की मोहब्बत में किया, क्योंकि मुल्क से मोहब्बत हर एक अच्छे और खरे शख्स को होगी। हाँ, जो मुल्क के साथ दुश्मनी या एजेंडों पर उतरा होगा, डेफिनेटली वो शायद एक अच्छा इंसान भी होगा। मेरी नज़र में जो अच्छा इंसान होगा वो अपने मज़हब से भी बहुत मोहब्बत करेगा, लगाव रखेगा और अपने मुल्क से भी उतनी ही मोहब्बत करेगा जितनी वो अपने मज़हब से करेगा। और आखिरी बात मैं ये करूँगी, आखिरी बात से पहले हमारी आखिरी बात भी होती है कि साकिब निसार साहब, ये इज्जत आपको अल्लाह ताला ने दी, आपने नाम कमाया, आपने ये इज्जत कमाई, अपना काम भी किया, वो काम भी किया जो इनका था, लेकिन आपने किया। फिर मैं कहूंगी कि इज्जत ये भी कमा सकते थे लेकिन इनके हिस्से में नहीं आई। तौबा करें आप लोग कि आपके हिस्से में इज्जत क्यों नहीं आई। ये इज्जत आप भी तो कमा सकते थे नवाज शरीफ साहब, ये इज्जत जरदारी साहब को भी तो मिल सकती थी। क्यों साकिब निसार को इज्जत मिली? सोचिएगा। वाह तो इज्जु मंतशा, वाह तो जिल्लु मंतशा। और अब आज की आखिरी बात, आखिरी बात में साहिर लुधियानवी साहब की मुझे बहुत प्यारी शायरी याद आ गई। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भरकर लौट गए, कुछ नगमे गाकर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ। कल तुमसे जुदा हो जाऊँगा जो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। नाजरीन, जो है वो आज है, उसे बेहतरीन जिए, क्योंकि कल आप नहीं होंगे, कोई और होगा। लेकिन अगर आप इंसाफ करके जाएंगे अपने काम के साथ, हर चीज़ के साथ जो आपके पास है आज, तो याद रखिएगा कि आने वाले कल में आप नहीं होंगे लेकिन हिस्ट्री में आप ही आप होंगे। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।